दोस्तों, आज पेश है वर्दी वाला चोर। ये कवर चित्र है। इंस्पेक्टर चौधरी एक कर्तव्यनिष्ठ एवं ईमानदार पुलिस ऑफिसर रोज की तरह आज भी पहले ऑफिस में आकर बैठा और सीधा बैठा ताकि पास रखा हुआ टेलीफोन बज उठा। इंस्पेक्टर ने तुरंत रिसीवर कान पर लगाया लिया और अरे, हेलो, पुलिस स्टेशन अनुज नगर। इंस्पेक्टर, मैं राव हॉस्पिटल से चीफ मेडिकल ऑफिसर बी एम राणा बोल रहा हूँ। अस्पताल में मुर्दाघर में 4 लाशें चुरा ली गई हैं। आप तुरंत आ जाइए। और इंस्पेक्टर सीधी आने की कहकर फ़ोन बंद करके बाहर निकल आ गया और ठीक 40 मिनट बाद मेडिकल ऑफिसर राणा के साथ अस्पताल के मुर्दाघर में खड़ा था। इंस्पेक्टर, जो लाश चोरी हुई हैं वे कल शाम को ही आई थी। जो लाश आप देख रहे हैं वह थोड़ी देर पहले आई हैं। अजीब बात है, एक साथ 4 लाश चोरी हो गई। रामदयाल, जब तुम ड्यूटी पर थे तो अंदर कितनी लाशें थी? सिर्फ 4 चोरी कैसे हो गई? 4 लाशें साहब। रात को 12 बजे एक लंबा सा व्यक्ति मेरे पास आया। इधर उधर की बातें के बाद उसने मुझे एक सिगरेट पेश की, जिसे पीते मैं बेहोश हो गया। मेरी बेहोशी जब टूटी जब वार्ड बॉय ने 2 लाशों को लेकर यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे जोड़कर मुझे शाम वाली लाशों के विषय में पूछा। उन लंबे व्यक्ति का हुलिया बताओ। साहब, वह व्यक्ति ओसन से कुछ लंबा जिस्म, सूट, काला सूट और हैट से चेहरा छिपा हुआ था। चौधरी ने उससे अधिक ने पूछा। और एक बात, मुझे मुर्दाघर में एक बार फिर मुर्दाघर में गया और जब उसने कमरे के खुले वाली खिड़की को गौर से देखा। खिड़की पर रस्सी का टुकड़ा लाशों को एक एक करके नीचे उतारा गया होगा, फिर रस्सी काट दी होगी और वह कंपाउंड में आया। रस्सी का शेष भाग यहाँ है। रास्ते के फंदे लाश की गर्दन में फंसाई होंगी और वह रस्सी का मुआयना करके चौधरी वहाँ से चला गया। और जब वह सुनसान सड़क से गुजर रहा था तो एक फिएट कार उसके पास से गुजरी। इंस्पेक्टर बाल बाल बचा धाएं और परंतु जब फिएट कार काफ़ी दूर चली गई, चौधरी पूरे दिन फिएट को खोदता रहा। शाम को घर लौटा तो सीधा अपने कमरे में चला गया। दोनों बच्चे बरामदे में बाहर खड़े थे। गौरव, आज तो पापा हमारी बात भी नहीं करी। आज नहीं करी। लगता है पापा परेशान लगते हैं। कमरे में आकर चौधरी बैठा ही था। दोनों बच्चे उन्हें घेर लिया। पापा, आप अधिक ही परेशान नजर आ रहे हैं। यदि कोई ऐसी बड़ी चोरी हुई तो आप हमें बताइए। चौधरी ने परेशानी का कारण बताया तो बच्चे चोर को पकड़ने की जिद करने लगे। चौधरी को माननी पड़ी। और ठीक है, यदि तुम देश के कानून के लिए कुछ कर सकते हो तो मुझे खुशी होगी। और उसने सुबह होने पर, सौरभ, तुम्हें पता है पापा से तो कह दिया, चोर को पकड़ेंगे कैसे? मुझे यह मुझ पर छोड़ दे भैया। दूसरी ओर एक बड़े हाल में इस शहर में अस्पतालों एवं सड़क दुर्घटनाओं को प्रतिदिन व्यक्ति मरते हैं। फिलहाल हमें किसी दूसरे शहर के विषय में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक कह रही हैं बॉस। इस संबंध में मेरा कुछ सुझाव है बॉस। बोलो मिस्टर एक्स, हम तुम्हारे सुझाव पर विचार करेंगे। बॉस, यदि हम विभिन्न इलाकों से लाशों को एकत्रित करके काम सौंप दें तो अच्छा मेहनताना दें तो काम और भी सरल हो जाएगा। सुझाव अच्छा है। इस संबंध में हम आज ही एक ठोस योजना बनाते हैं। वैसे आज की मीटिंग का यह कहने के लिए बुलाई थी कि लक्ष्य पूरा होने तक पुलिस हमारे विषय में कुछ सुराग नहीं मिलना चाहिए। चिंता न करो बॉस, यदि कोई ऐसा हुआ तो हम पुलिस ऑफिसर की लाश यहाँ पहुँचा दी जाएगी।
नहीं दोस्तों, यह काम जिम्मेवारी तो हमने ली है, यह काम तो हम स्वयं करेंगे। और उधर सेंट हॉस्पिटल में, लो भाई नीलाल, तुम्हारे घर के लिए एक मुर्दा आ गया है, चौंको मत भाई, यह मुर्दा घर भी तुम्हारा घर है, तुम यहाँ के चौकीदार हो। ओह, लाश तो किसी बूढ़े की है, या तो बेचारा जवान दवाइयाँ लेते लेते बूढ़ा हो गया हुआ था। और वाकई दोनों दोनों बॉयस लाश को रख कर चले गए। लाश का विश्लेषण रजिस्टर में दर्ज करने के बाद चुनीलाल रजिस्टर पर बैठा सुस्ताने लगा। लोग कितनी तेज़ी से मर रहे हैं। सुबह यह 8वीं लाश है। और उसी समय डॉक्टर के वेश में एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा। चुनीलाल, क्या तुम्हें वैक्सीन का इंजेक्शन लगवा लिया है? मैं तो अच्छा भला हूँ साहब, मुझे इंजेक्शन की क्या ज़रूरत है। चुनीलाल, अस्पताल में एक भयानक बीमारी फैल रही है, उसी से बचने के लिए व्यक्ति इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। ओह, तभी मुर्दा घर में इतनी लाशें आ रही हैं। और तो फिर डॉक्टर साहब, वह इंजेक्शन मुझे भी लगा दीजिए, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। आज चुनीलाल, अब तुम्हें बीमारी का डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इंजेक्शन लगते ही चुनीलाल का सिर बड़ी जोर से चकराया और मूर्छित होकर गिर पड़ा। और उधर गौरव और सौरभ पूरे दिन शहर की सड़कों में घूमते रहे। जब लाश चोरों का कुछ पता ना चला तो थककर पार्क में बैठ गए। पापा के सामने इतनी बहादुरी बन रहे थे, अब यह कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी श्रीमान? मुसीबत यह है कि गौरव वह चोर अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ सकती। तभी गौरव अपनी बात समाप्त की थी। तभी गौरव के बराबर वाली सीट पर बैठा व्यक्ति दूसरे से कह रहा था, काम मुश्किल है साहब, तुम्हें कोई हत्या थोड़ी करनी है, बस एक लाश को कहीं से लाकर भैरव शमशान में पहुंचानी है। और किसी ने देख लिया तो मूर्ख, यदि कोई पूछे तो कह देना अपने संबंधी का दाह संस्कार करने ले जा रहा हूँ। उस आदमी ने स्वीकृति में सिरे ला दिया। ये लो 500 रुपये, बाकी की रकम शमशान में मिल जाएगी। दूसरा रुपये देकर व्यक्ति वहाँ से चला गया। और गौरव और सौरभ ने कहा, फिर तो मारा दिया पापड़ वाले को, आओ शुरू करें। नहीं गौरव, हमें इस व्यक्ति को कुछ नहीं कहेंगे। यदि हम श्याम शमशान में जाकर सभी चोरों को पकड़वा सकते हैं। और उधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर चौधरी अपने स्थान पर रूम में बैठा था, तभी फोन की घंटी बजी। इंस्पेक्टर, एक चोर एक दो नहीं, पूरे 8 लाशें ले गए हैं, अब जल्दी आइए, मैं अभी आता हूँ। अजीब सी बात है, आज फिर लाश चोरी हो गई। यदि थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर सेंट हॉस्पिटल में खड़ा था और एक डॉक्टर से पूछताछ कर रहा था। इंस्पेक्टर, वह लाशें हमें अपने संबंधियों को सौंपनी थी, समझ में नहीं आता क्या करें, क्या जवाब दें। डॉक्टर, हम उन चोरों को पकड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। ऐसे आसमान दे रहे कि चौधरी साहब सब ग्रह की ओर चल पड़े। अभी वह दूसरी और शमशान बाउंड्री वाले फांद कर गौरव और सौरभ अंदर पर दाखिल हो गए और गाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गए। सौरभ, अब मुझे ये पूरा विश्वास है लाश चोर का अड्डा शमशान ही है। अभी उस व्यक्ति ने लाश लाने को कहा है। पता नहीं वह व्यक्ति लाश को लेकर कब आएगा, दिन तो छिपने वाला है। और वे दोनों इंतज़ार करते करते बिल्कुल नहीं जानते थे शमशान में रहने वाला साधु उन्हें देख रहा है। ये बच्चे कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? धैर्य से काम लो, जब सौदा हुआ है तो लाश जरूर लेकर आएगा। और वह अपनी कुटिया में पहुंचकर यह बात अपने साथी को बताता है। फिर तो यह बहुत बुरा हुआ पीटर, अब क्या होगा? निश्चित रहो, इंस्पेक्टर चौधरी के बच्चे होंगे, उनकी बहादुरी के किस्से मैंने खूब सुने हैं। उनकी चिंता मत करो जोसेफ, उन्हें मैं देख लूँगा। और थोड़ी देर बाद पीटर हाथों में पूजा की थाली लिए सौरभ के पास पहुँचता है। अरे तुम यहाँ छिपे बैठे हो बच्चों, ये लो भगवान का प्रसाद खाओ।
चौंको मत, मैं शमशान का मंदिर का पुजारी हूँ, तुम्हें यहाँ देखा तो चला आया। ओह, सौरभ के मन में विचार आया, अचानक यह साधु कहाँ से आ गया, अब शायद कुछ भी न हो उसके। और तभी सौरभ की आवाज़ में व्यंजल कर दिया, अरे सौरभ, अरे सोचने लगे, गौरव प्रसाद नहीं लोगे? ले लो बच्चों, भगवान प्रसाद भगवान का आशीर्वाद होता है। साधु का आग्रह का प्रतिकूल असर पड़ा। बच्चे ने हाथ आगे बढ़ा कर, लो बच्चों, ईश्वर तुम्हें पढ़ लिख कर खूब बड़े अफसर में लो। और प्रसाद खाकर गौरव और सौरभ वहीं बैठे रहे। अरे मेरा सिर घूम रहा है, मेरा भी सिर घूम रहा है। और तभी गौरव चीख पड़ा, धोखा सौरभ, प्रसाद में बेहोशी की दवा मिली थी। ओह, हमें तुरंत ही कहीं से पापा को फ़ोन करना चाहिए। और दोनों जल्दी बाहर की तरफ बढ़े, परंतु एक विस्फोट हुआ, धड़ाम, और दोनों गिर कर बेहोश हो गए। उधर चार्ज रूम में बैठा इंस्पेक्टर जैसे ही उठने को हुआ, उसी क्षण फोन की घंटी बजी और रिसीव कान पे लगाया। हेलो इंस्पेक्टर चौधरी, अम्मा आपके आपके गौरव और सौरभ के बारे में सूचना देना चाहती हैं। ओह मेरे बच्चे, कौन हो तुम? मेरा पीछे छोड़ो, अब तुम्हारे बच्चे लिंक रोड के नाले पर पास बेहोश पड़ी हैं। ओह, उन्हें शायद तुम शायद लाशों के चोर का ध्यान रखना, यदि बच्चों को कुछ हो गया तो तुम सबको गोली मार दूंगा। और इंस्पेक्टर, यदि भविष्य में तुमने या तुम्हारे बच्चों ने हमारे विरुद्ध कुछ भी किया तो पूरा परिवार ख़त्म कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही संबंध विशेष हो गया। और इंस्पेक्टर चौधरी तुरंत ही कक्ष से निकला और मोटरसाइकिल पर बैठकर लिंक रोड की ओर चल दिया। यह अच्छी बात है कि गौरव सौरभ उन लोगों तक पहुंच गए थे। और दूसरी ओर होश में आते ही सौरभ खड़े हो गए। हम यहाँ कहाँ गए? तुम जानते हो, हम साधु प्रसाद खाकर बेहोश हो गए थे। वही साधु हमें यहाँ डाल कर गया होगा। चलो पापा से फ़ोन करते हैं, ठीक है रहेगा। गौरव और सौरभ चलते सड़क पर आ गए। उसी समय इंस्पेक्टर भी वहाँ पहुँच गया। ओह, ईश्वर की दया से तुम दोनों सुकुल हो। किंतु पापा, आपको हमारा पता कैसे लगा? किसी ने फ़ोन पर बताया तुम यहाँ बेहोश पड़े हो। हाँ पापा, यह अच्छा हुआ कि आप जल्दी से वह चल चलिए, परंतु वहाँ क्यों? मुझे विश्वास है कि वह उन लोगों की शमशान अभी तक शमशान में होंगे, किंतु तुम कह रही है तो चलो चलो पापा। और यदि वह साधु वहाँ हुआ तो हमारा काम बन जाएगा। फिर इंस्पेक्टर चौधरी अपने बच्चों के सहित शमशान की ओर चल दिया। और उधर उसी हाल में नंबर 2, आज वह शमशान में जो कुछ हुआ उसे स्पष्ट हो गया। पुलिस हमारी बड़ी सरगर्मी से कर रही है, अतः तुम लोगों को अच्छी सावधान रहना होगा। आप चिंता न करें बॉस, पुलिस हमारे कभी नहीं पहुंच पाएगी। किंतु मेरी समझ में नहीं आता बॉस, आपने उन बच्चों को छोड़ क्यों दिया? नंबर 4, उन बच्चों को छोड़कर मैंने इंस्पेक्टर चौधरी को यह बताया है कि हम लोग कितने शक्तिशाली हैं। वह उसे हमारी चेतावनी पर गौर न किया तो उन तीनों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आप ठीक कहते हो बॉस। और दूसरी ओर इंस्पेक्टर चौधरी ठीक आधे घंटे बाद अपने बच्चों सहित गौर शमशान की एक सफाई कर्मचारी से मिला। सुना है यहाँ कोई साधु रहते हैं जो थोड़ी देर पहले यहाँ थे, कहाँ हैं? वह तो यहाँ से 1 घंटा पहले ही चले गए। कहते हैं इस जगह पर हमारे योग्य नहीं रही। ठीक है। उसी समय सौरभ और कुटिया के भीतर निरीक्षण किया। ओह मेरी तो यह समझ में नहीं आता सौरभ, यहाँ तुम क्या खोज रहे हो? जब आया हूँ तो कुछ न कुछ लेकर ही जाऊँगा। और काफ़ी निरीक्षण के बाद उन्हें कोई स्वर्ग न मिला। आओ सौरभ, अब चल, लोग बहुत चालाक है, इसके पीछे कोई सूत्र नहीं छोड़ते। जब वे शमशान के बाहर निकले, कुछ पता चला पापा? हाँ, जब कर्मचारी ने कुछ बताया पापा? नहीं, कुछ नहीं, विश्वास था कि तुम्हें यहाँ कुछ होगा। आओ चलो। और अगले दिन एक घटना घटी। अस्पताल के मुर्दा घर से लाशों की गिनती कर रहा था 4, और यहाँ एक औरत
की लाश, कुल मिलाकर 5। उसी समय नकाबपोश चुपके से अंदर आया। यदि आप अपने स्थान पर हिले तो गोली मार दूंगा। नहीं, बकवास बंद करो वरना मैं तुमको गोली मार दूंगा और तुम्हारी लाश को नीचे फेंक दूंगा। और चौकीदार घबरा कर हाथ उठा लिए। नकाबपोश ने नायलॉन की रस्सी से बंडल निकाला। बंडल बंडल बढ़ाया। साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो सुनो, इन लस्सी का फंदा लाशों की गर्दन में डालकर खिड़की से नीचे लटका दो। विवश होकर चौकीदार को उसका आदेश मानना पड़ा। ये भगवान मेरी नौकरी। यह संयोग ही था कि उस हॉस्पिटल में 2 कर्मचारी एक लाश लेकर आ गए। यह विष्णु इस समय अंदर क्या कर रहा है? कमरे में कोई दूसरा आदमी भी है। जब वे दोनों ने लाश को छोड़कर अंदर झाँका, अगले क्षण वहाँ का दृश्य देखकर बुरी तरह कांपी। कौन है लोग? विष्णु एक लाश को नीचे क्यों लटका रहा है? दुर्भाग्य था, नकाबपोश ने आठ मिल गई और फुर्ती से घूमकर अपनी रिवॉल्वर उन कर्मचारियों पर तान दी। खबरदार, यदि एक शब्द भी मुंह से निकाला तो गोली मार दूंगा। कौन हो तुम? मेरे विषय में जानने से जरूरत नहीं है। चुपचाप यह लाश अंदर ले आओ। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम लाशों के चोर हो। तुमने कई अस्पतालों से लाशें चुराई है। लगता है मरना चाहते हो। हाँ, लेकिन यदि किंतु मैं जानता हूँ कि तुम गोली नहीं चला सकते, क्योंकि गोली की आवाज़ सुनकर सभी कर्मचारी दौड़ी और आएंगे। अगले तुम पकड़े जाओगे। मैं कहता हूँ लाश अंदर ले आओ और दरवाज़ा बंद कर दो। न कहीं तुम सचमुच ही प्रमोद को गोली मार दो। और जब विनोद का मस्तिष्क कुछ अधिक तेज काम कर रहा था, अपने प्रतिद्वंदी के कंधे पर हाथ रखा। बहस मत करो प्रदीप, यह हमें मारना नहीं चाहता। मैं लाश अंदर लाता हूँ। तुम कायर हो विनोद। और फिर स्ट्रेचर को कमरे में लाकर स्ट्रेचर नकाबपोश को इतनी देर से धक्का मारा, नकाबपोश पीठ के बल गिर गया। किंतु अगले ही क्षण फुर्ती से उठा और दाएं और प्रदीप खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। अब मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए। और उसके जाते ही चौकीदार विष्णु कुछ सन्नाटे में खड़ा रहा, फिर पूरी शक्ति से चिल्लाया, पकड़ो पकड़ो, खून खून पकड़ो। और शोर सुनकर अस्पताल के कर्मचारी, क्या हुआ विष्णु? प्रमोद और प्रदीप को क्या हुआ? वह चोर कहाँ है? चोर? विष्णु ने सारी बात बताई। और जब गौरव और सौरभ पापा चार्ज रूम में बैठे, सांसा फोन की घंटी बजी और इंस्पेक्टर ने अपना परिचय दिया और फोन पर कुछ कहा। सुनो, बुरी तरह चौंका। क्या हुआ पापा? दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर आप परेशान क्यों हो गए? बताइए ना पापा। सिटी हॉस्पिटल में लाशों की चोरी होते होते बच गई। अस्पताल के 2 कर्मचारी ने चोर को रोकने के लिए उस पर गोली से उड़ा दिया। सच यह है कि उन दोनों कर्मचारी को अपनी जान देकर भी उन लाशों को चोरी होने से बचाया है। यह बात बताइए पापा। शहर में ऐसे कितने अस्पताल हैं? ऐसे अस्पतालों की संख्या 8 है। इसका मतलब चोर शेष अस्पताल में भी जाएंगे। अतः होना यह चाहिए कि शेष अस्पतालों में शादी वर्दी में पुलिस के जवान तैनात किए जाएं। तुम्हारा सुझाव सही है। मैं आज ही ऐसी व्यवस्था करता हूँ। और थोड़ी देर बाद चौधरी बाहर चला गया और गौरव और सौरभ पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आएगी। गौरव, हम अपना एक दिन शहर के शेष अस्पतालों के शवों का व्यवस्थित करें, कैसा रहेगा? पागल हो गए क्या? मुर्दे के भीतर रहोगे? बुरा क्या है? चोर शेष अस्पतालों में जाएंगे, उन्हें भी लाश समझ के उठा ले जाएंगे। यह आइडिया मेरी समझ से बाहर है। तो फिर दूसरी आइडिया तो कोई परफेक्ट उस साधु की तलाश। तुम उस साधु को पहचान सकते हो
जानते हो वह नकली दाढ़ी मुझसे लगा रहा था। बिल्कुल, अगर माथों का घाव का निशान, पाँव का हट लंगड़ाहट, वो नकली नहीं होगी। और जब फुटपाथ के सारे जब आगे बढ़े थे, पीछे एक फिएट आकर रुकी। दाएं 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 दाएं, गौरव और सौरभ बाल बाल बच्चे ऊपर गोलियां गुजर गई। सौरभ एंड गौरव एंड सौरभ कुछ पलों तक सन्नाटे में रहे और स्थित खड़े रहे, क्यों किंतु सौरभ जल्दी ही समय को संभाला और एक टैक्सी रुकवाई। अंकल, हमें काली फिएट जा रही है, हमें उसका पीछा करना है। वो टैक्सी उस फिएट के पीछे लग गई। गौरव ने फिएट का पीछा करने से क्या होगा, लगता है पता लग जाएगा कि चोर कहाँ रहते हैं। और फुर्ती से कार में बैठे और टैक्सी पूरी गति से दौड़ा दी। फिएट टैक्सी के बीच में कुछ दूरी का पल पल कम होती जा रही थी। बच्चों, आखिर उस फिएट का पीछा करना क्यों चाहते हो? अंकल, चाहते हो? अंदर ही अंदर उसके अंदर हमारे अंकल है जो आंटी से लड़कर भाग रहे हैं। यदि आपने हमें उन तक पहुंचा दिया तो किराए के अलावा इनाम भी मिलेगा। पीछा करते हुए फिएट टैक्सी के बीच केवल 5 मीटर की रह गए थे। काश हम फिएट को रोक पाते और तुरंत, किंतु यह दूरी और कम होती चली गई। इससे पहले ही के फिएट से गोली टैक्सी के टायरों में ब्लास्ट कर दिया और टैक्सी लड़खड़ा कर रुक गई। ड्राइवर बाहर निकला, माथा पीटा, सत्यानाश हो, अब मेरा नुकसान कैसे पूरा होगा? और गौरव सौरभ, चलो गौरव, हो गया फिएट का पीछा, उतरो नीचे। नहीं, मैं नहीं जानता था कि ऐसा होगा। वो दोनों टैक्सी से बाहर निकले। गौरव ने ड्राइवर को समझाया, आप चिंता मत करो अंकल, हमें पापा को फ़ोन करते हैं, वे आप आकर आपकी टैक्सी ठीक करवा देंगे। बहुत खूब, तुम्हारे अंकल ने मेरे टायर का बेड़ा गर्क कर दिया और तुम्हारे पापा ठीक करवाएंगे। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरी गलती थी जो तुम्हारी बातों में आ गया। और गौरव और सौरभ एक और चल दिए। कुछ दूर गए थे कि फिएट अब एक सहायक जैसी दिखने रही थी। सौरभ, अफसोस की बात है, हम कुछ ना कर सकेंगे। गौरव उस फिएट का पीछा करते, हम पीछा करते समय हमें सोचना चाहिए था उनके पास रिवॉल्वर हो सकती है। और उसकी चार्जर में बैठा इंस्पेक्टर चौधरी विचारों में मगन था कि पूरे दिन में की भागदौड़ ने उसे बुरी तरह थका दिया था। पता नहीं वे लोग लाशों का क्या करेंगे। और तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसकी विचारधारा तोड़ी। हेलो इंस्पेक्टर चौधरी, एक शुभ समाचार। मिस्टर चौधरी, हमने बच्चों को आज जीवित छोड़ दिया। इंस्पेक्टर चौधरी चौंक पड़े। तुम? मिस्टर चौधरी, हम तुम्हारे पहले ही समझा रहा था कि हम हमारी ओर बढ़ने की कोशिश मत करो। बंद करो बकवास। पूछता हूँ मेरे बच्चे कहाँ हैं? अभी थोड़ी देर पहले सेंट जोसेफ रोड पर थे। कहाँ होंगे यह हम नहीं जानते। किंतु सुनो इंस्पेक्टर, हमारी और तुम्हारी कोई अंतिम चेतावनी है। यदि तुम्हारे बच्चों ने फिर ऐसी गलती की तो उनको लाशों भी नहीं पास होगे। और इससे पहले ही संबंध विषय हो गया और चौधरी बड़बड़ाता हुआ बाहर निकला। रिसीवर चौधरी, हे भगवान, कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो ना था। और थोड़ी देर बाद ही उसकी मोटरसाइकिल विभिन्न सड़कों से दौड़ रही थी। अपने बच्चों को ऐसा काम करने के लिए मुझे रोकना चाहिए, वरना वह मेरे लिए सिरदर्द बन जाएंगे। उधर सौरभ और गौरव रेस्तरां में थे। सौरभ, भैया पहले पेट पूजा, चलो चाय और सैंडविच। सौरभ ने ऑर्डर दिया। और किंतु अगले ही पल कोने वाली मेज पर व्यक्ति तनिक देखता हुआ तनिक चौंक पड़ा। सौरभ, हाथ दबाया। गौरव, वह साधु यही है। कोने वाली मेज पर उसे लाखों में ही पहचान सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी नजरें धोखा दे रही हो?
और गौरव ने दूसरी नज़रों से बचाकर एक उछारे उंगली से इशारा किया। हाँ, माथे पर घाव के निशान, रंग भी गोरा है। वही है सौरभ, वही। मुझे लगता है वह हम पर नज़र रख रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल हम इस पर नज़र रखते हैं। और संबंध, कि हमें संबंध में पापा को सूचित करना चाहिए। साधु हमें धोखा भी दे सकता है। यह काम मैं करता हूँ पब्लिक टेलीफोन से, कहते हुए और परंतु अगले ही क्षण हाल में धमाके से गूंज उठा धड़ाम, और चारों ओर भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए मेजों से उलझे थे, वो दीवार की ओर बढ़ रहे थे। धुएं के कारण कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लोग कदम घुटने लगा था और हाल में चील पुकार मच गई थी। और एक पल बाद धुआं छटा, धुआं हाल में भरने लगा और किसी प्रकार गिरते पड़ते दोनों बाहर निकल सड़क पर आ गए। लगता है हम धोखा खा गए। मैं पापा को फ़ोन करता हूँ, तुम यहीं ठहरो। और कहते हुए वो बूथ की तरफ भागा। स्थिति समझकर सौरभ ने गौरव का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से गौरव को सामने काउंटर की ओर दाईं दरवाजे की ओर ले गया। मुझे लगता है हाल में जहरीली गैस फैल गई है। और निकट ही टेलीफोन बूथ था। सौरभ ने घुसकर कॉल कोतवाली का नंबर डायल किया। देखिए, मैं एनी रेस्टोरों से सौरभ बोल रहा हूँ। यहाँ हाल में ही की बम फटा है, फ़ौरन पहुँचिए। वह गाँव वाला व्यक्ति कहाँ गया? मुझे लगता है वह इसी की चाल उसी समय चला गया होगा। हाल में मुश्किल से 15-20 व्यक्तियों निकले, किंतु उसमें नहीं था। और हाल के अंदर फैला धुआं जब छटा तो सौरभ ने के साथ साथ गौरव और सौरभ ने एक साथ हाल में प्रवेश किया। वो यहाँ तो 20 लोग बेहोश पड़े हैं। सौरभ, धुआं कितना जहरीला था यह मेरी समझ में नहीं आता। साधु को यह सब करने की क्या जरूरत थी? तभी पुलिस वहां आ गई। बेहोश लोगों ने एम्बुलेंस और डॉक्टर वहां पहुंचा दिया। थोड़ी देर बाद चौधरी भी वहीं पहुंचा और गौरव सौरभ की पूरी बात सुनकर, आप तो नाराज हो गए पापा, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अब तुम लोग घर जाओ और आराम करो। भला इसमें ऐसा क्या है? अब ऐसा क्या अपराध हो गया है? सबसे बड़ा अपराध यह है कि तुम ऐसे खतरे लोगों के पीछे पड़े हैं जिनकी नज़र शहर की पुलिस, जिसकी वजह से शहर की पुलिस परेशान है। और हमने निश्चित कर लिया है पापा कि हम उन लोगों को कानून के हवाले करके ही चैन से बैठेंगे। पापा, हमने उन्हें पकड़ने की कसम खाई है। यह सुनकर चौधरी खुशी हुई, पर अपने बच्चों को समझाते हुए खुशी जाहिर नहीं की। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। इतने बड़े केस को साधारण केस समझ रहे हो। बड़बड़ाते हुए चौधरी हाल के अंदर चला गया। गौरव सौरभ वहीं रहे। अब क्या करना है सौरभ? रात हो गई है, इसलिए घर चलो। घर चल कर आराम करना चाहिए। उधर हाल में तुम मूर्ख हो पीटर। तुमने चाहिए था जहरीली गैस के बम। पहले उन दोनों बच्चों को गोली मार देते और तब वहाँ से। अब कहाँ है वे दोनों? बस, मैं तो अपना काम करके हाल से बाहर आ गया। मेरे लिए तो यही उचित था। ठीक है पीटर, उन बच्चों पर नज़र रखोगे और उन्हें देखते ही गोली मार दोगे, ऐसा ही होगा बस। और दूसरी ओर गौरव सौरभ अपने बिस्तर पर लेटे लेटे बातें कर रहे थे। नींद नहीं आ रही सौरभ? अरे अब लेटे रहोगे या नींद आ जाएगी? और मेरे दिमाग में एक आइडिया है, बताओ। देखो, रेस्तरां में जहरीली गैस के बम का विस्फोट इसलिए किया गया था ताकि एक ही समय बहुत से लोगों को खत्म किया जा सके। पापा की रिपोर्ट के अनुसार सभी अब तक बेहोश हैं। उन्हें बचने की कोई आशा नहीं है।
निश्चित ही उन्हें मारने के लिए उनकी लाशों को शव गृह में रखी जाएंगी। यदि हम वहाँ रात को मर यदि वह सब रात को मरते हैं तो सुबह तक लाश शव गृह में रख दी जाएगा। बिल्कुल। तो फिर पहले की तरह ही उन लाशों को चुराया जाएगा। तुम मेरा आइडिया सुनो। और फिर सौरभ आइडिया सुनकर सौरभ उछल पड़ा और तुरंत ही उसी रात लाशों की चोरी का एक नई घटना सेठ मुकद्दर लाल हॉस्पिटल में घट गई। खबरदार, यदि कोई अपने शैतान से हिला तो गोली मार दूंगा। मुझे से क्या चाहते हो? चारों लाशों को बांध कर नीचे लटका दो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी नौकरी चली जाएगी। और नकाबपोश ने धमकी दी। नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मार कर यह काम स्वयं कर लूँगा। विवश चौकीदार ने उसकी बात माननी पड़ी। चौकीदार की आज्ञा का पालन करके लाशों को खिड़की से लटकाने के बाद नकाबपोश रिवॉल्वर ताने रहा। जल्दी करो, नीचे खड़े मेरे साथी के पास अधिक समय नहीं है। समझ में नहीं आता चोर लाशों का क्या करेंगे। और नकाबपोश से जाते ही चौकीदार ने नीचे जाकर चारों लाशें स्टेशन वैन में डाल दी हैं कर चली जाती रही। और मुझे कुछ करना चाहिए और पूरी शक्ति से चलाया। पकड़ो, वह लोग लाशें चुरा कर भाग रहे हैं और अपराधी भाग गए। चौकीदार की आवाज़ सुनकर हॉस्पिटल सिक्योरिटी गार्ड कुछ कर पाती से पहले ही पुलिस स्टेशन की वैगन ने बाहर गई। अब हम लोग क्या जवाब देंगे? हमारी नौकरी खतरे में पड़ गई। और अगले दिन कमिश्नर साहब ने इंस्पेक्टर को अपने ऑफिस में बुलाया। आश्चर्य है मिस्टर चौधरी, पुलिस अभी तक उन चोरों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। यदि ऐसा रही तो जनता पुलिस की व्यवस्था पर विश्वास उठ जाएगा। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर चौधरी, मुझे कोशिश नहीं कामयाबी चाहिए और वह भी जल्दी। ठीक है सर। और इंस्पेक्टर चौधरी कक्ष से बाहर आ गए। दूसरी ओर चारों लाशों के विषय में सौरभ और गुरु की योजना बनाई थी, उसे कार्य रूप के लिए दोनों शाम को ही घर से निकले और सामने आते चौधरी ने उन्हें देख लिया। घर से निकलते तो सामने आते चौधरी ने उन्हें देख लिया और मोटरसाइकिल रोकी। लगता है तुम दोनों फिर उन चोरों के तलाश में निकले हो। नहीं पापा, आपकी सलाह मानकर अब हम इस विषय में सोचना छोड़ दिया है। हमें तो इस समय अपने दोस्त राजू की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। और पापा, चूँकि पार्टी देर रात तक चलेगी इसलिए हम घर सुबह ही लौटेंगे। हमने मम्मी को आज्ञा ले ली है। इंस्पेक्टर चौधरी ने मन जाने की अनुमति दे दी और चल पड़ा। और उधर सिविल हॉस्पिटल में हनी रेस्तरां में बेहोश हुए व्यक्तियों से उपचार के लिए लिए गया। उनमें केवल 2 ही बच पाए और शेषों ने दम तोड़ दिया। रात का समय था, अतः इन सब लाशों को शवगृह में रख दिया। चौधरी ने लाशों के विशेष विवरण दर्ज किया और बाहर आकर बैठ गया। आज पहला दिन है। मुझे मोर्ता घर में एक साथ इतनी लाशें को रखा गया है, किंतु वह नहीं जानता था उन लाशों में सौरभ और गौरव भी छिपे हुए हैं। चौधरी ने उन्हें मुर्दा ही समझा था, हिलना डुलना नहीं। सौरभ, यदि वह चोर हमारे मुर्दा होने का संदेह हो गया तो हमें खैर नहीं, तुम चिंता मत करो। और तभी एक डॉक्टर वहाँ उन लाशों को देखने के बहाने पूरन चौकीदार को अंदर ले आया और बोला, चौकीदार, अभी लाशों को एक एक करके रस्सी बांध कर नीचे लटकाओ। कौन हो तुम? बहस करने से गोली चला दूंगा, जल्दी करो, लाशों को बांधो। अब मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे क्या करें, क्या होगा? चौकीदार घबरा गया और आदेश मानने लगा।
और जब उसने और जब उस डॉक्टर जैसे व्यक्ति का काम पूरा हो गया, उसने मुर्दा घर से निकल कर दरवाज़ा बंद कर दिया और पूर्ण चीख भी न सका, केवल आंखें फाड़े बंद दरवाजे को देखता रहा। और सौरभ और गौरव स्टेशन वैन में छिपे थे और सिविल अस्पताल की ओर की तेजी से दौड़ रही थी। योजना अच्छी रही, एक फ़ायदा हुआ। इस प्रकार हम वैन उसके अड्डे पर पहुंच जाएंगे। और लगभग आधे घंटे बाद स्टेशन वैन शहर की घनी आबादी से दूर एक बंगले में दाखिल हुई और गैरेज में घुस गई। और लाशों के साथ सौरभ और गौरव भी इस तहखाने में उतारा गया, जहां लाशों के 4 व्यक्ति इस कार्य में लगे थे और पास ही खड़ा नकाबपोश संदेह उन्हें आदेश दे रहा था। और गैरेज के पीछे तहखाना खुलता था। ठीक है, लाशों को एक एक करके एक दूसरे पर रख दो, अलग अलग रख दो। लाशों को एक दूसरे पर न रखकर अलग अलग रख दो। उड़ते खाने में नकाबपोश की दाईं ओर मेज पर दो रिवॉल्वर रखी थी और लाशों के रूप में पीछे सौरभ और गौरव की नज़र स्टेन गन पर जमी। यदि किसी प्रकार ये स्टेन गन हमारे काबू में आ जाए तो मुश्किल तो है, लेकिन असंभव नहीं है। और फिर दोनों ने जंप लगाकर स्टेन गने हथिया ली। नकाबपोश चोर कुछ समझ पाते इससे पहले ही, खबरदार, यदि कोई अपनी जगह से हिला तो गोलियों से भून देंगे। सब लोग सामने खड़े हो जाओ और अपने हाथ उठा लो। देखते देखते सबके चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। और गौरव ने पुलिस को फ़ोन करता हूँ, तुम सावधान रहना, यदि कोई गड़बड़ हो तो गोली मार देना, चिंता मत करो सौरभ। और कुछ देर बाद पुलिस वहाँ आ गई। सौरभ ने तब तक सभी को कवर किया रहा। 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर जब नकाबपोश की नकाब उतारी गई तो वह और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर चौधरी था। यह देखकर पुलिस ऑफिसर और सौरभ और गौरव बुरी तरह चौंके। पापा, अर्थात लाश चोरी आप करते थे? अगली सुबह कोतवाली में इंस्पेक्टर चौधरी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया, मैं अक्सर रातों में अमीर बनने के सपने देखता था। एक विदेशी से धन कमाने की योजना मेरे सामने रखी। उसने कहा, 1 लाश के बदले मुझे 5,000 रुपये देगा और अपने देश में मानव कंकालों की मृत्यु 5 से 10,000 डॉलर में बन जाती हैं। पर मैं जानता था जो कर रहा हूँ वह गलत कर रहा हूँ। कहते हुए इंस्पेक्टर चौधरी रो पड़ा। उन्होंने से उसका गुनाह माफ़ नहीं हो जा सकता था। समाप्त दोस्तों।